हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कृष्णाज एकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या पादप शारीरिक के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और आज का हमारा लेक्चर है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसको हम वेस्कुलर टिश्यू या संवहन ऊतक भी कहते हैं। जटिल क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि सरल स्थायी ऊतक की तुलना में अगर हम देखें तो एक बड़ा अंतर होता है। स्थायी ऊतक में हमने दो जो कैटेगरी बनाई है, सरल में आपसे कहा था एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि जटिल स्थायी ऊतक की संरचना जटिल इसलिए है कि इसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का समूह है जो संरचना और स्ट्रक्चर में भी भिन्न होता है, लेकिन ओवरऑल अपना एक कॉमन कार्य करता है और अपने अलग अलग कार्य भी करते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जटिलता इसके अंदर पाई जाती है, इसलिए हम ये टर्म यूज़ करते हैं। तो इसीलिए देखें आप, पहला पॉइंट भी यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, वाहिनिकाएँ हैं, वाहिकाएँ हैं, जाइलम रेशे हैं, जाइलम मृदूतक है, ये जाइलम के कंपोनेंट होते हैं। ऐसी फ्लोएम भी 4 डिफरेंट कंपोनेंट का बना होता है। वेस्कुलर टिश्यू ये संवहन ऊतक क्यों कहते हैं? क्योंकि संवहन का कार्य करता है। संवहन का मतलब ट्रांसपोर्टेशन का, स्थानांतरण का कार्य करता है। तो पौधे में जो जल, खनिज लवण और भोज्य पदार्थों का संवहन होता है वो जटिल स्थायी ऊतक के द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसको हम संवहन ऊतक भी कहते हैं। अब जटिल स्थायी ऊतक के दो प्रकार होते हैं, ठीक है? कौन कौन से होते हैं? एक आप देखें जाइलम और दूसरा क्या है? फ्लोएम। तो सबसे पहले यहाँ पर जाइलम को डिस्क्राइब करते हैं। जाइलम तो इंग्लिश नेम है जिसको हिंदी में भी जाइलम के रूप में खूब यूज किया जाता है, लेकिन हिंदी नेम एक्चुअल में इसका क्या है? दारू। क्या क्या विशेषताएं हैं इस ऊतक की देखें। सबसे पहला तो यही है, मृत ऊतक कहलाता है, क्योंकि 4 इसके जो एलिमेंट हैं, अवयव होंगे, उनमें से 3 मृत होते हैं, केवल एक ही जीवित होता है। इसको हम हेड्रोम भी कहते हैं। जाइलम का दूसरा नाम क्या है? हेड्रोम। कार्य इसका मेन क्या है? जल एवं खनिज लवणों का परिवहन में सहायक। और ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं रसारोहण, असेंट ऑफ सैप। तो हम ये कह सकते हैं जाइलम का सीधा कार्य क्या है? रसारोहण। रसारोहण का मतलब क्या है? जल एवं खनिज लवणों का परिवहन कहां से कहां करेगा? हमेशा ध्यान रखेंगे कि जड़ इसको अवशोषित करती हैं और ये पत्तियों तक पहुंचाया जाता है, तो इसीलिए नाम दिया गया। जल और खनिजों का जो मिश्रण हो गया उसको तो कह दिया गया रस, ठीक है, सैप। और आरोहण मीन्स होता है ऊपर चढ़ना। तो जड़ से पत्तियों तक पहुंचने की जो प्रक्रिया क्या कहलाती है? रसारोहण कहलाती है। अब क्योंकि जाइलम के अंदर आप पढ़ते हो कि जब द्वितीयक वृद्धि होती है तो बहुत सारा जाइलम बनता है जो वुड या लकड़ी का निर्माण करता है। तो इसका एक और प्रमुख कार्य होता है यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। नया जाइलम जो बनता है द्वितीयक वृद्धि में वो तो संवहन का कार्य करता है, लेकिन पुराना जाइलम की गुहा धीरे धीरे ब्लॉक होती जाती हैं और उसका मुख्य कार्य संवहन करना नहीं होता बल्कि यांत्रिक शक्ति प्रदान करना होता है। अब देखें जाइलम के प्रकार। जाइलम को इसकी उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड किया गया है। देखिए यहाँ एक हमने फ्लो चार्ट शो किया है। जैसे जाइलम को पहले 2 भागों में विभाजित किया गया, प्राथमिक जाइलम और दूसरा क्या है? द्वितीयक जाइलम। प्राथमिक जाइलम क्या है? ये प्राथमिक वृद्धि के समय बनता है। और कौन बनाता है इसको? प्राथमिक विभजोतक बनाता है। प्राथमिक विभजोतक में कौन सा होगा पता है? जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाएगा वो इसका निर्माण करता है। या हम सीधे कहते हैं प्राथमिक में, क्योंकि मोनोकॉट डाइकॉट में अलग अलग तरीके से होता है तो वो तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन प्राथमिक वृद्धि के समय ही बनता है और प्राथमिक विभजोतक उसको बनाता है। जबकि द्वितीयक जाइलम का निर्माण कब होता है? ये होता है द्वितीयक वृद्धि के समय, और इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के विभजोतक भाग लेते हैं, यानी कि इसका निर्माण दोनों से होता है। अब प्राथमिक जाइलम को फिर हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है प्रोटोजाइलम और दूसरा कहलाता है मेटाजाइलम। जाइलम वर्ड ज़्यादा प्रचलित है, दारू नहीं प्रचलित है, लेकिन अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें तो प्रोटोजाइलम को हम कह सकते हैं आदि दारू और मेटाजाइलम को हम कहते हैं अनुदारू। क्या दोनों के अंदर डिफरेंस है? दोनों ही प्राइमरी ग्रोथ के समय बनेंगे, प्राथमिक वृद्धि के समय बनेंगे, लेकिन ये शुरू में आरंभिक अवस्था में बनता है।
इसका आकार भी छोटा होता है और इसकी गुहा भी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि इस समय प्लांट की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम रहती है, लेकिन जैसे जैसे प्लांट में वृद्धि होती है तो बाद की स्टेज में आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। इसीलिए जो नया जाइलम बनता है, जिसको मेटा जाइलम कहते हैं, ये क्या होगा, आकार में भी बड़ा होगा और गुहा भी बड़ी होगी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कर सके। तो आरंभिक अवस्था में जो बना उसको हमने कहा प्रोटोजाइलम, मतलब पहले बनने वाला, और बाद की अवस्था में जो बनने वाला उसको कहा मेटाजाइलम। ये डायग्राम में आपको शो किया गया है, देखें, ये प्रोटोजाइलम है तो इसका आकार भी छोटा बनाया है, इसकी जो ल्यूमेन है वो भी छोटी है। मेटाजाइलम हमने बाद में दिया है यहाँ पर, तो मेटाजाइलम का आकार भी बड़ा है और इसके अंदर की ये गुहा जो है, ल्यूमेन का साइज भी बड़ा है। अब प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम एक विशेष अपना ओरिएंटेशन शो करते हैं। इनकी उपस्थिति एक विशेष प्रकार से होती है और खास तौर से प्रोटोजाइलम की पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर हम कुछ टर्म यूज करेंगे, जैसे नीचे लिखा है एक्सार्च और एंटार्च, या बाह्य आदिदारुक और अंत आदिदारुक। ये टर्म यूज किए जाते हैं संवहन मंडल के लिए, जाइलम के लिए। देखें, ये जो डायग्राम है इसमें ये जड़ की अनप्रस्थ काट का डायग्राम है। उदाहरण में लिखा है जड़ या मूल। तो अगर हम जड़ की अनप्रस्थ काट को देखेंगे तो इसका सेंट्रल भाग दिखाया है जिसको हम कहते हैं रंभ, जिसमें बाहर की जो आउटलाइन रेड कलर से मैंने ज़्यादा लेबल नहीं किया है, ये परिरंभ है। और बीच में जो व्हाइट कलर का पार्ट दिखाई दे रहा है ये मज्जा कहलाता है। जो ब्लैक कलर से बनाए हैं ये जाइलम बंडल हैं और जो ग्रीन कलर से बनाए हैं ये फ्लोएम बंडल हैं। अब देखें यहाँ पर जड़ों में प्रोटोजाइलम परिधि की तरफ होता है और मेटाजाइलम कहाँ होता है, मेटाजाइलम केंद्र की तरफ होता है। तो जब प्रोटोजाइलम कहाँ हो, परिधि की तरफ हो, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल हो, तो इस अवस्था को कहा जाता है एक्सार्च, या इसको कहते हैं वाही आदिदारुक। और अगर हम कहें प्रोटोजाइलम, देखें यहां पर अंदर की तरफ है और मेटाजाइलम बाहर की तरफ है, तो ऐसी कंडीशन अगर प्रेजेंट होगी तो इसको हम कहते हैं अंतः आदिदारुक या एंटार्च कंडीशन, और ये तने में पाई जाती है। प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ यानी कि सेंट्रीपिटल होता है। तो आप देखें, अगर हम ये कहें जैसे जड़ों को अगर देखें तो जड़ में हम देखेंगे कि पहले प्रोटोजाइलम बना फिर मेटाजाइलम बना। तो जो संवहन मंडल की वृद्धि की डायरेक्शन है वो कहाँ है, परिधि से केंद्र की तरफ, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय वृद्धि। और तने के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटोजाइलम केंद्र की तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो पहले ये बना और बाहर की तरफ क्या बना, मेटाजाइलम बना। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, ये अभिकेंद्रकीय हो गई, ये सेंट्रीफ्यूगल हो गई। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी में। जब आपसे जड़ तने के बारे में डिस्क्रिप्शन होता है तो कहा जाता है कि तने के अंदर जो संवहन बंडल होंगे उसमें जाइलम कैसा होगा, एंटार्च होगा। जड़ के अंदर कैसा होगा, एक्सार्च होगा, या बाह्य आदिदारुक और अंतः आदिदारुक कंडीशंस होती हैं। नेक्स्ट देखें, जाइलम के अवयव क्या हैं। जैसे हमने कहा जाइलम 4 विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से बनता है। एक क्या है, ट्रैकीड्स या वाहिनिकाएं, दूसरा वेसल्स या वाहिकाएं, तीसरा जाइलम फाइबर्स या जाइलम रेशे, और फिर जाइलम मृदुतक। ये 4 होते हैं, जिसमें से आप देखें मैंने यहाँ लिखा है वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और जाइलम रेशे कैसे हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं, और जाइलम मृदुतक कैसी है, जीवित कोशिका है। तो 3 जो हैं इसके अंदर कैसे हैं, ये वाले 3, ये तो है मृत कोशिका, डेड सेल्स हैं, और ये कैसा है, ये लिविंग टिश्यू के पार्ट को बनाता है। तो ओवरऑल जाइलम को हम क्या मानते हैं, डेड मान लेते हैं। अब देखें इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। जो वाहिनिकाएं या ट्रैकीड्स होते हैं ये अभी आपको बताया मृत कोशिकाएं हैं। लंबी एवं नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं। इनके सिरे नुकीले होते हैं, भित्ति मोटी होती है एवं लिग्निन युक्त होती है। मतलब इसके अंदर द्वितीयक कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये इसकी विशेषता है। ये अनावृत बीजी पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन अनावृत बीजी पौधों का जो एक गण है, ऑर्डर है नीटेल्स, इसमें ये अनुपस्थित होते हैं। उसमें आप पढ़ोगे वेसल्स पाई जाती हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं। ये यहां पर इसकी एक लंब कार्ड दे रखी है। इसमें आप देख रहे हो कि ये पहले अगर हम कहें लेबल करें तो ये प्राथमिक भित्ति है, नीचे क्या हो गया, ये द्वितीयक भित्ति है, और इसके ऊपर ये क्या प्रेजेंट है, गर्त प्रेजेंट है।
और यहाँ पर जो गर्थ हैं, ठीक है, पिट्स, अगर सेल वाला चैप्टर आपने पढ़ा है तो वहाँ पर बताया जाता है सिंपल होते हैं या बॉर्डर्ड होते हैं। तो ये वाले कैसे हैं? ये वाले परिवेशित गर्त हैं या बॉर्डर्ड गर्त होते हैं। क्योंकि यहाँ उसकी जरूरत नहीं थी तो इसलिए मैंने सिंपल लिख दिया, यहाँ पर गर्त पाए जाते हैं। कार्य क्या है? अनावृत बीज पौधों में जल एवं खनिज लवणों का परिवहन करना या रसारोहण। दूसरा, यांत्रिक सहारा देना। नेक्स्ट आता है वाहिकाएं या वेसल्स। वाहिनिकाएं और वाहिकाओं में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ट्रैकिड या वाहिनिका एक सिंगल सेल की बनी होती है और थोड़ा साइज में छोटी होती है, लेकिन यहां पर क्या होगा, इसका निर्माण कई कोशिकाओं के या अवयवों के मिलने से या संलयन से होता है। अभी नीचे डायग्राम है तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्या है? ऑर्डर नीटियस में पाई जाती हैं, आवर्त बीजी पौधों में पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहां आवर्त बीजी पौधों में आपको अपवाद याद रखना है कि 3 फैमिली हैं, टेट्रासेंट्रेसी, विंट्रेसी एंड टोकोडेंड्रेसी। इनमें वेसल्स नहीं पाई जाती, इनमें वेसल्स या वाहिकाएं नहीं होती हैं। तो अब देखें, एक वेसल्स तो हमें इस तरीके की दिखाई दे रही है, लेकिन इसका निर्माण कैसे है? कई वाहिकाएं या वाहिका अवयव मिलकर इसका निर्माण करते हैं। जैसे देखें, यहां पर हमने 3 ये अलग अलग सेल्स जो है वो शो की हैं। इनके अंदर शुरू में सभी में साइटोप्लाज्म भी होता है, न्यूक्लियस भी होता है और सारी चीजें प्रेजेंट हैं। लेकिन जब इसके अंदर मैच्योरेशन होता है तो इसका न्यूक्लियस, वैक्यूल, सारा का सारा साइटोप्लाज्म खत्म होना शुरू होता है। बीच के ये जो पार्टीशन है ये खत्म हो जाते हैं और ये 3 कोशिकाओं ने मिलकर एक सिंगल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। इसी को हम कहते हैं वेसल्स। और इसकी अब ये जो एंड प्लेट्स होंगी, इन पर परफोरेशन पाए जाएंगे, छिद्र पाए जाएंगे। ये जो आपको यहां शो किए गए हैं इस डायग्राम में, ये वाला पार्ट है, ये इस पर छिद्र पाए जाएंगे। ऊपर ये जो दे रखा है ये गर्त होते हैं। तो ये विशेषता होती है वाहिकाओं की। कार्य इनका भी वही है कि भाई आवर्त बीजी पौधों में रसारोहण में सहायता करेंगे और साथ में यांत्रिक शक्ति प्रदान करेंगे। अगला आता है जाइलम रेशे। ये मृत कोशिकाएं हैं और कैसे हैं? दृढ़ रेशे, स्क्लेरन काइमेटस फाइबर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम क्या है? ये पौधे को यांत्रिक शक्ति देने का काम करते हैं। जाइलम मृदूतक। जाइलम मृदूतक क्या है? जिसको हम कहते हैं जाइलम पैरेन्काइमा। ये एकमात्र जीवित अवयव है इसका। और ये क्या करता है? मज्जा रश्मि यानी कि पिथ रेज या मेडुलरी रेस का निर्माण करता है। और इसका कार्य क्या है? अरीय संवहन में सहायता करना। जैसे मान लो ये हमारे पास रूट है या स्टेम है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में फैला रहेगा। जैसे तने में अगर आप देखें तो यहाँ पर मैं ये डायग्राम को मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। ये वाला जो पार्ट है ये भी पिथ है और ये बाहर भी पिथ है और ये है पिथ रेस। तो यहाँ से यहाँ जो ट्रांस कंडक्शन होता है ये रेडियल कंडक्शन होता है। इसी को हिंदी में कहते हैं अरीय संवहन। इसमें ये हेल्प करता है। और साथ में क्योंकि मृदूतक है तो मृदूतक का एक विशेषता होती है, ये चीजों के संग्रहण करने में भी सहायता करता है। संग्रहण भी जनरली किस चीज का करता है? जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको संग्रहित करने का कार्य करता है। जैसे आपको हम पहले भी कह चुके हैं कि पौधों में कोई उत्सर्जी अंग नहीं होता। जो भी चीजें हैं वो वैक्यूल्स में या पौधों के अंदर संचित की जाती हैं। जब आप द्वितीयक वृद्धि पढ़ते हो तो एक चीज बनती है द्वितीयक वृद्धि में, इसको कहते हैं टाइलोसिस। ये गुब्बारे नुमा संरचनाएं होती हैं जो पैरेन्काइमा यानी कि जाइलम मृदूतक ही निर्माण करने में सहायता करता है। तो ये हमारा हो गया जाइलम के बारे में, या जिसको हमने कहा दारू के बारे में, या इसको एक और नाम हमने दिया हेड्रोम के बारे में। अब दूसरा जटिल स्थायी ऊतक है जिसको हम कहते हैं फ्लोएम। फ्लोएम को एक तो नाम दिया जाता है लेप्टोम, ठीक है, और दूसरा एक कहा जाता है वास्ट। ये दोनों नाम यूज किए जाते हैं फ्लोएम के लिए, लेकिन कॉमनली फ्लोएम यूज किया जाता है। जैसे जाइलम को हमने उत्पत्ति के आधार पर डिवाइड किया था, वैसे ही फ्लोएम को भी डिवाइड करते हैं। क्या होता है? प्राथमिक फ्लोएम जो प्राथमिक वृद्धि के समय बनेगा, प्राथमिक बीजोतक बनाएगा। द्वितीयक फ्लोएम जो द्वितीयक वृद्धि के समय बनेगा, ठीक है, और इसमें प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के बीजोतक पार्टिसिपेट करते हैं।
फिर प्राथमिक को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्रोटोफ्लोएम और दूसरा मेटाफ्लोएम। फ्लोएम का पता है हिंदी में नाम क्या होता है? फ्लोएम को हिंदी में नाम देते हैं, ये बहुत कम यूज किया जाता है इसलिए नहीं लिख रहा हूं, पोषवाहा, मतलब पोषक पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक, भोज्य पदार्थों का संवहन करने वाला ऊतक। ये भी कंडीशन वही है, ये आरंभिक अवस्था में बनेगा तो इसका आकार छोटा होगा और ये बाद की अवस्था में बनेगा तो इसका आकार बड़ा होगा। फ्लोएम को जब बनाते हैं तो टीएस में अगर मान लीजिए हमने ये बनाया तो ये छोटे साइज का मान लीजिए हो गया, और आगे मेटा वाला बनाएंगे तो इसमें हम साइज को बड़ा करेंगे, ये मेटा हो जाएगा। अब देखें फ्लोएम के भी अवयव हैं, लेकिन यहां एक टिपिकल कंडीशन है। जाइलम के अंदर तो हमने 4 कंपोनेंट पढ़े थे, जिसमें से कहा था कि जो ट्रैकिड या वाहिनिकाएं हैं वो सामान्यतः किस में प्रेजेंट हैं? जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट हैं। और जो वेसल्स हैं वो सामान्यतः या वाहिकाएं किस में सामान्यतः ये प्रेजेंट होते हैं आवर्तबीजी पौधों में। लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है, 4 कंपोनेंट तो हैं लेकिन थोड़ा वेरिएशन के साथ में, और ये हमें याद करना, ये ध्यान रखेंगे। जैसे आवर्तबीजी पौधों में चालनी नलिकाएं या सीप ट्यूब्स, सखी कोशिकाएं या सहायक कोशिकाएं या जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपेनियन सेल, फ्लोएम मृदूतक यानी कि फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे यानी कि फ्लोएम फाइबर्स। अब यहां पर देखें, यहां पर क्या है हमारे पास, देखें चालनी नलिकाएं, सखी कोशिकाएं और ये पैरेन्काइमा, ये तीनों लिविंग हैं। अगली लाइन में यही मैंने लिखा है, और ये एकमात्र इसका क्या है? डेड पार्ट है या मृत होता है, डेड पार्ट है या मृत है। तो यहां इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर 3 कंपोनेंट लिविंग है, इसलिए ओवरऑल अगर हम देखेंगे नेचर जाइलम का के माना जाता था मृत और फ्लोएम का कैसा माना जाता है? लिविंग। अनावृत बीजी पौधों में 2 कंपोनेंट तो नीचे के सेम हैं, लेकिन ऊपर थोड़ा सा अंतर है। चालनी नलिकाओं की जगह पर चालनी कोशिकाएं होती हैं और कंपेनियन सेल की जगह पर एल्ब्यूमिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं। यह क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। फ्लोएम मृदूतक और फ्लोएम रेशे वही कंपोनेंट की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अब सबसे पहला देखें यहां पर चालनी नलिकाएं, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो आवर्तबीजी पौधों के बारे में बात कर रहे हैं। चालनी नलिकाएं एवं सखी कोशिकाएं जुड़वा कोशिकाएं हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति एक ही मात्र कोशिका से होती है। इसीलिए लिखा जाता है कि इनका कॉमन एंसेस्ट्री है, इनके पूर्वज सेम हैं। जैसे देखें ये मात्र कोशिका है, जब इसमें डेवलपमेंट आगे होता है तो एक पार्टीशन बनेगा, तो एक पार्ट ऐसा रहेगा जिसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, केवल साइटोप्लाज्म है, और दूसरी तरफ क्या प्रेजेंट होगा? एक कंप्लीट सेल है। तो इस वाले पार्ट से ये डेवलप होती है चालनी नलिका, और ये वाली सेल क्या कहलाती है? सखी कोशिका। इसीलिए इनको कहते हैं ट्विन सेल, जुड़वा कोशिकाएं इनको नाम दिया जाता है। अब एक एक करके इनके पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं। कुछ विशेषताएं हैं इनकी, जरूर ध्यान रखेंगे। जैसे चालनी नलिकाएं, ये कई कोशिकाओं के संलयन से बनती हैं और कैसी हैं? केंद्रक विहीन होती हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जो जीवित हैं लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता, जिसमें से एक हमारी चालनी नलिकाएं हैं और दूसरा आप पढ़ते हो कि स्तनधारियों में परिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी, इनके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखेंगे तो आरबीसी में शुरू में न्यूक्लियस होता है लेकिन बाद में खत्म हो जाता है। यहां शुरू से ही न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे मैंने आपको डायग्राम से समझाया है। नेक्स्ट क्या है? चालनी नलिकाओं के कोशिका द्रव में सुक्रोज, बोरॉन और पी प्रोटीन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि और किसी में नहीं होते। और पी प्रोटीन केवल और केवल सीप ट्यूब के अंदर या चालनी नलिकाओं में पाई जाती हैं। अब इनकी जो अनप्रस्थ पट्टिका होती है, ये वाली पट्टिका जो है, इस पर आप देख रहे हो छिद्र प्रेजेंट हैं। इन छिद्रों को हम क्या कहते हैं? चालनी छिद्र कहते हैं। और चालनी छिद्र उपस्थित होने की वजह से ही हम नाम देते हैं चालनी पट्टिका। आप चालनी का मतलब सिंपल सा है छलनी, जिसमें छेद हो, तो ये पट्टिकाएं पाई जाती हैं। जैसे आपने देखा ना हमारे घरों में भी जो मॉडर्न टाइम में ड्रेनेज सिस्टम बनता है तो उसमें नाली के ऊपर एक जाली लगा दी जाती है, इसके ऊपर इस तरीके से छिद्र होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके की प्लेट यहां पर प्रेजेंट होती है। अब ये जो पी प्रोटीन होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसका काम होता है कैलोज प्लग का निर्माण करना या कैलोज पट्टिका का निर्माण करना। ये जो प्लग हैं, ये पट्टिका हैं, ये क्या करती हैं? ये एक तो ये काम करती हैं कि ये सुक्रोज का स्थानांतरण किस तरीके से होगा उसको नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। जनरली कैलोज प्लग का निर्माण तब होता है जब विंटर सीजन होता है, जब फोटोसिंथेसिस कम होती है, भोज्य पदार्थ कम होते हैं, तो इनके संवहन के लिए सारे के सारे छिद्र ओपन नहीं रहते, कुछ को बंद कर दिया जाता है। और बाद में जब स्प्रिंग सीजन आता है, फोटोसिंथेसिस बढ़ती है, तो इनको फिर से खोल दिया जाता है। और इसको खोलने का काम करता है एक एंजाइम जिसका नाम है कैलेज एंजाइम। और पट्टिका का निर्माण तब होता है जब प्लांट में कोई इंजरी हो जाती है, तो सारे पोर बंद कर दिए जाते हैं, उसके ऊपर एक पट्टी बन जाती है, तब इसको हम नाम देते हैं पट्टिका। जैसे ये है हमारे पास, इसी डायग्राम में देख लें, मान लीजिए इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो ये पोर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। तो ये तो प्लग बनेंगे। ये कैसे दिखाई देंगे, प्लग क्यों कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए सामने से देखें तो ये छिद्र हैं, तो इसके ऊपर ये इस तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे हमने प्लग कर दिया इसको। ओके, ये इस तरीके के दिखाई देंगे। और जब पट्टिका का निर्माण होता है तो क्या होगा, तब कोई भी छिद्र नहीं छोड़ा जाता। जैसे मान लीजिए वाली प्लेट है, तो इसके ऊपर सभी के ऊपर कैलोज डिपॉजिट हो जाएगा और इसको खोलने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जहां इंजरी बनी है उसको भरने में ये सहायता करता है, जो फूड है उसके लॉस से इसको बचाता है। ये बिल्कुल ठीक वैसी प्रक्रिया आप मान सकते हो कि जैसे हमारे शरीर में चोट लगने पर जहां पर घाव बना है वहां पर रुधिर का थक्का जम जाता है, रुधिर बहना बंद हो जाता है, वैसे ही यहां से फूड अब आगे नहीं जाएगा। कार्य क्या है इसका? इसका कार्य है भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण या संवहन करना। दूसरी कोशिका कहलाती है सह कोशिका या सखी कोशिका, इंग्लिश में इसको कहते हैं कंपेनियन सेल। क्या होता है, जो चालनी नलिकाएं हैं उनसे जुड़ी हुई एक केंद्रक युक्त कोशिका होती है, क्योंकि अगर केंद्रक बीच में प्रेजेंट होगा तो ये संवहन नहीं कर पाएगा, इसलिए संवहन में से रुकावट ना आए, इसमें से केंद्रक को हटा दिया जाता है। लेकिन ये जीवित कोशिका, इसकी क्रियाओं को नियंत्रित करना है, तो वो काम कौन करता है? कंपेनियन सेल करती है। और सखी कोशिकाएं की जो उभयनिष्ठ भित्ति होती है उस पर गर्त या प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, इसको कहा जाता है पिट फील्ड। कौन सी होगी? ये वाली, यहां पर पिट्स पाए जाएंगे या प्लाज्मोडेस्मेटा होंगे, तो इसको कहते हैं पिट क्षेत्र या गर्त क्षेत्र जो है वो नाम दिया जाता है। इसी से क्या होता है, इनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है और सखी कोशिका इसी के थ्रू जो है सारी चीजों को नियंत्रित करती है। क्या कार्य है इसके? पहला कार्य खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में सहायक है। कैसे सहायक होती है? ये चालनी नलिकाओं में दाब प्रवणता को बनाए रखने का कार्य करती है, क्योंकि जब भोजन जाता है तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, तो दाब प्रवणता यानी कि ग्रेडियंट जब तक नहीं होगा तब तक ये नहीं हो पाएगा। और ये काम कौन करता है? ये काम करता है जो हमारी सखी कोशिका है या कंपेनियन सेल है। और बाकी जितनी भी क्रियाओं की रिक्वायरमेंट होती है चालनी नलिकाओं के लिए, उन सबका नियंत्रण भी कौन करता है? सह कोशिका या सखी कोशिका करती है। तीसरा इसका कंपोनेंट है फ्लोएम मृदुतक। बिल्कुल वैसे ही जैसे पैराकाइमा के लक्षण थे, सेम यहां पर भी वही है। ये प्राथमिक एवं द्वितीयक फ्लोएम दोनों में पाया जाता है, लेकिन एक बीजपत्री पौधों में जनरली अनुपस्थित होता है। कार्य क्या है? भोजन एवं कार्बनिक पदार्थों का संग्रह करना। खासतौर से मैंने कहा था कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको भी अपने अंदर स्टोर करता है, जैसे रेजिन है, लेटेक्स है, इन सब के लिए भी। और इसका लास्ट कंपोनेंट आता है, और आज का हमारा लास्ट टॉपिक आता है, और वो क्या है? फ्लोएम फाइबर्स या फ्लोएम रेशे। ये मृत रेशे हैं और मॉडिफाइड क्या हैं? दृढ़ ऊतक के रेशे हैं। ये अशाखित या अनब्रांच्ड होते हैं और किसमें हैं? केवल प्राथमिक फ्लोएम में उपस्थित होते हैं। इनका काम क्या है? यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और इनमें से फाइबर को निकाला जाता है, इसका हम व्यावसायिक उपयोग करते हैं। ओके, व्यावसायिक उपयोग करते हैं किन प्लांट से? जैसे जूट से, अलसी यानी कि फ्लेक्स से, भांग से, इनसे रेशे प्राप्त होते हैं। और इनका कार्य क्या होता है कि इनका प्रयोग रस्सियां बनाने में, मोटे कपड़े बनाने में, चटाइयाँ आदि बनाने में किया जाता है। ये इसका कॉमर्शियल यूज या व्यावसायिक उपयोग होता है। और फ्लोएम फाइबर्स को ऊपर हमने बताया था, फ्लोएम का एक नाम था बास्ट, तो इनको हम बास्ट फाइबर्स
या वास्ट रेशे भी कहते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में है। तो आज का हमारा टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है। ये था जटिल स्थायी ऊतक। तो अब हमने स्थायी ऊतक को भी डिस्क्राइब कर लिया, सारे टाइप के हमने ऊतक को डिस्क्राइब कर लिया। जो हमने शुरू में बताया था, पहले बीजोतक को डिस्क्राइब किया, फिर हमने स्थायी ऊतक में सरल स्थायी ऊतक को डिस्कस किया, आज हमने जटिल स्थायी ऊतक को डिस्कस कर लिया। तो टिश्यू या ऊतक क्या है, उसके प्रकार क्या है, उनके कार्य क्या है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम स्टार्ट करेंगे ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम, जिसमें आप पढ़ोगे 3 टाइप के होते हैं, एक एपिडर्मल या बाह्य त्वचीय, दूसरा होता है भरण ऊतक तंत्र, और तीसरा होता है संवहन ऊतक। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एनाटॉमी के तीनों टॉपिक को समझने के लिए। ऊतक तंत्र आपके अब सिलेबस में है, और आप देखेंगे जो हमने पढ़ा है अब तक, ये हमारे आगे चीजों में बहुत काम आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत यही रहती है कि हमें ये समझ में ही नहीं आ रहा कि एनाटॉमी क्या है या शारीरिकी को हम कैसे याद करेंगे। क्योंकि आपके 11th सिलेबस में जो दे रखा है उसमें पहले ये सारा पार्ट हुआ करता था, और यही आधार है एनाटॉमी को अच्छी तरीके से समझने का। तो आज इतना ही रखते हैं। तो आप लोगों से यही उम्मीद रखते हैं कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और नए लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।